जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड क्लास 10th के लिए सामाजिक विज्ञान का लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं जो 2024 के परीक्षा में तबाही मचाने वाली होगी। ठीक है, इस सीरीज का नाम होगा तिरंगा वाली सीरीज। ये कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड के पेपर में छेद करेगा। ठीक है, एक बात कही जाती है, ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अगर आपकी जुनून है कि बिहार बोर्ड में तबाही मचानी है, यूपी बोर्ड में तबाही मचानी है और मेहनत कर रहे हैं, तो बोर्ड की औकात नहीं है कि जो आपको पीछा कर दे। ये कहीं ना कहीं बोर्ड को पूरा चिथरी कर दीजिए, पेपर में आग लगा दीजिए। इतना पढ़ाई करो, इतना मेहनत से कि बिहार बोर्ड यूपी बोर्ड मजबूर हो जाए कि क्वेश्चन इनसे कहाँ से पूछा जाए कि विद्यार्थी न बताए। इतना अपने आप को काबिलियत बनाओ। ठीक है, आएंगे क्वेश्चन जानेंगे। यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड में कई बार पूछे गए हैं, खूनी रविवार क्या है, और यूपी बोर्ड में भी पूछा गया है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं बोर्ड में छपेगा। जानेंगे खूनी रविवार क्या है। रेड संडे, व्हाट इज रेड संडे। उत्तर, 9 जनवरी 1905 को लोगों को एक समूह हुआ जिसमें छोटे भगवान हमें रोटी दो के नारे के साथ सड़क पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग को स्थित महल की ओर से जा रहे थे। तब तक जार की सेना ने इन निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई जिसमें हजारों लोग मारे गए। यह घटना खुद रविवार को हुआ था, इसलिए इसे खूनी रविवार भी कहते हैं। देखा जाए 1904 से 5 में रूस और जापान के बीच एक युद्ध हुआ था। वह युद्ध ने रसिया को पूरा डगाडोल कर दिया था। वहां की जनता की स्थिति पूरा दयनीय हो गई थी। उस युद्ध में रसिया बुरी तरह से पराजित हुआ और जापान उस युद्ध में जीत गया था। इस तौर पे रूस की अर्थव्यवस्था पूरा डगमगा गई थी। वहां गरीबी और भुखमरी की स्थिति अपने चरमों पे पहुंच गई थी। इस तौर पे लोगों ने एक समूह बनाकर छोटे भगवान हमें रोटी दो के नारे के साथ सेंट पीटर स्थित महल के आगे की ओर से जा रहे थे। तब तक जार की जो सेना थी उन निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा दी जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। यह घटना खुद रविवार को हुआ था, इसलिए से खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है या रेड संडे भी कहा जाता है। उस समय रूस का राजा कुख्यात व्यक्ति इसका नाम था जार निकोलस द्वितीय था, जो बहुत हरामी था। उसको जापान ताना मारा था कि रसिया की कमर ही टूट गई थी। ठीक है, आएंगे यही घटना खूनी रविवार की घटना का कारण बन गया। क्वेश्चन नंबर 2 जानेंगे, गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या था। गांधी जो थे गांधी ही थे। इरविन भारत का वायसराय था उस समय 1930 में। यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन की व्याप्ता ने अंग्रेजी सरकार को समझौता करने के लिए बाध्य था, परंतु 5 मार्च 1931 को सरकार को गांधी जी के साथ वार्ता करनी पड़ी। इसे गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुआ था और वह आंदोलन ने 6 अप्रैल 1930 को समुद्र के किनारे जाकर समुद्र के पानी को लेकर नमक का उल्लंघन किया और इस क्रिया पूरे भारत में चालू हो गई। इस तौर पे सविनय अवज्ञा आंदोलन ने जो देखकर इरविन पूरा मतलब परेशान हो गया था कि महात्मा गांधी कौन कौन से आंदोलन चालू कर रहे हैं। इस पर से जो आपका नमक का कर था उसको भी खत्म कर दिया गया। तो इरविन को बहुत दुख लगा, तो उन्होंने कहा कि भाई 1931 में इसे विचार विमर्श करनी होगी। और 1930 में सविनय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था प्रथम, उसमें भी नहीं गया। तो इन्होंने 1930 के मुद्दा को लेकर यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन के मुद्दा को लेकर गांधी जी को बुलवाया और बोला कि आपसे कुछ विचार विमर्श करनी है हमें। तो गांधी जी आए और दोनों के बीच एक विचार विमर्श हुआ जिसे गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। तब जाकर महात्मा गांधी 1931 में यानी दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। ठीक है, और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था जिसमें भाग नहीं लिए थे और प्रथम में भी नहीं लिए थे, वही दूसरा गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 जानेंगे, वित्तीय संस्था से आप क्या समझते हैं। वित्तीय संस्था, देखिए किसी भी देश के या किसी परिवार को चलाने के लिए एक संस्था होती है। और मान लीजिए कोई देश है गरीब है तो उसके लिए कोई सरकार पैसा देगी या कोई संस्था होगा, या मान लीजिए हम ही लोग हैं, हम लोग बहुत गरीब हैं तो मेरे पिताजी पैसा देंगे, भैया ये जाओ कपड़ा किन लो, पढ़ाई करो, ये करो, तो मेरे लिए संस्था है। उसी तौर पर हर देश को चलाने के लिए एक संस्था बनती है जिसको वित्तीय संस्था के नाम से जाना जाता है। जानेंगे वित्तीय संस्था हमारे देश की वे संस्थाएं जो आर्थिक विकास के लिए उद्यम एवं व्यवसाय के
वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति कराता है, ऐसी संस्था को वित्तीय संस्था कहा जाता है। सीधी सी बात है, यानी हमारे देश की वे संस्थाएं जो आर्थिक विकास एवं उद्यम एवं व्यवसाय के लिए जो पैसा देता है उसी संस्था को वित्तीय संस्था कहा जाता है। मान लीजिए मुझे कोई दुकान खोलनी है, तो दुकान खोलनी है तो मुझे किसी बैंक से मैं लोन ले लिया, कोई बैंक मुझे लोन दे दिया, तो मेरा क्या है, और वित्तीय संस्था है। सीधी सी बात है, वो मेरा काम किया, वो मेरा आर्थिक स्थिति में बदलाव किया, ठीक है, वही आपका वित्तीय संस्था कहलाएगा। सीधी सी बात है। वित्तीय संस्था को दो हिस्सों में तोड़ा जाता है, एक राज्य स्तरीय होता है, राष्ट्रीय वित्तीय संस्था होता है, एक राज्य स्तरीय होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जानेंगे, सूक्ष्म वित्त योजना को परिभाषित करें। सूक्ष्म वित्त यानी छोटा कह रहा है यहाँ पे, छोटे पैमाने पर गरीब जरूरतमंद लोगों को स्वयं सेवी संस्था के माध्यम से कम ब्याज पर साख अथवा ऋण की व्यवस्था करने वाली संस्था को सूक्ष्म वित्त योजना कहते हैं। यानी कोई भी आपके मान लीजिए छोटे पैमाने मुझे लोन चाहिए, मैं बहुत गरीब हूँ भैया, बहुत गरीब हूँ, मुझे मतलब दे नहीं 1,000 रुपया लोन चाहिए, मैं 1,000 रुपया लोन ले लिया और वो लोन लेकर मैं अपनी स्थिति में बदलाव लाया, ब्याज पे ही लिया था, छोटा ब्याज पर अपनी स्थिति में बदलाव लाया, तो उसी संस्था को सूक्ष्म वित्त योजना कहते हैं। यानी जो संस्था छोटा यानी कम पैसा ब्याज के रूप में देता हो उस संस्था को सूक्ष्म वित्त संस्था कहते हैं या योजना कहते हैं, ये बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, चूना पत्थर की क्या उपयोगिता है। चूना पत्थर के नाम सुने होंगे आप लोग। चूना पत्थर जो बिहार भारत का पहला राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा चूना पत्थर है, ठीक है, जो घर की पुताई में रंगाई में इसका प्रयोग किया जाता है, हड्डी टूटी हुई है उसमें, और मूर्ति बनाने में चूना पत्थर का उपयोग पड़ता है। जानेंगे इसका उत्तर, भारत के चूना पत्थर का 76% सीमेंट, 16% लौह इस्पात और 4% रसायन उद्योग में उपयोग किया जाता है। शेष 4% उपयोग उर्वरक, कागज एवं चीनी उद्योग में होता है। देश के 35% चूना पत्थर मध्य प्रदेश में है। एंड देखा जाए तो चूना पत्थर का उपयोग सबसे अधिक सीमेंट बनाने में, लौह इस्पात बनाने में 16% और 4% रसायन उद्योग बनाने में किया जाता है, और जितना शेष बचता है 4% उसका उपयोग उर्वरक और कागज बनाने में, चीनी बनाने में किया जाता है। ये देश का 35% ओनली केवल मध्य प्रदेश में चूना पत्थर है, पूरे देश का 35%, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, विनिर्माण से आप क्या समझते हैं, विनिर्माण से क्या समझते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा, विनिर्माण वह प्रक्रिया है जिसमें कच्चे माल द्वारा जीवन उपयोगी वस्तुओं को तैयार करना ही विनिर्माण कहलाता है, ठीक है, विनिर्माण कहलाता है। कभी कभी क्वेश्चन करेगा निर्माण उद्योग से आप क्या समझते हैं, तो किसी वस्तु को निर्माण करना निर्माण उद्योग कहलाता है, याद रखेंगे। और विनिर्माण में क्या होता है, विनिर्माण वह प्रक्रिया है जिसमें कच्चे मालों के द्वारा जीवन उपयोगी वस्तुओं को तैयार करना ही विनिर्माण उद्योग कहलाता है, जिसका आंसर हो जाएगा जैसे कपास से कपड़ा, गन्ने से चीनी, नारियल से तेल इत्यादि। ये सब क्या होगा, इसका उदाहरण हो जाएगा विनिर्माण का, जिसमें कच्चे माल की सहायता से हम लोग जीवन उपयोगी वस्तुओं का तैयार करते हैं, उसी को विनिर्माण कहा जाता है। अब देखिए क्वेश्चन कुछ दिया गया है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कहीं ना कहीं 24 में छपने वाली होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, भारत में कितनी तरह की सड़कें है वर्णन करें। ये आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है जो 4 नंबर के बिहार बोर्ड पूछता है, ठीक है। और दूसरा में है, परिवारवाद और जातिवाद बिहार में किस तरह लोकतंत्र को प्रभावित करते हैं। तो आप जानते ही होंगे परिवारवाद क्या होता है। परिवारवाद में कोई नेता हो गया, अपने पद से इस्तीफा दे दिया या उसका निधन हो गया, तो निधन होने के दौरान वो अपना पद पर अपने ही किसी व्यक्ति को रखेगा, अपने ही पुत्र को रखे या अपने ही संतान को रखेगा, उसी को परिवारवाद कहा जाता है। और जातिवाद में क्या होता है कि जातिवाद में कोई जाति मान ली किसी कास्ट के कोई प्रतिनिधि खड़े हो गए और अपने ही जाति के लेकर उनसे ज़्यादातर लगाव होता है, उसी को जातिवाद कहा जाता है और उसी को वोट देगा, ठीक है। तो इस दोनों को लेकर बिहार में लोकतंत्र का क्या प्रभावित है, इसकी चर्चा आप कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं बोर्ड के लिए जहर प्रश्न होंगे। 99% दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन नंबर 2 आएंगे, परिवारवाद और जातिवाद, ठीक है। इतना ही आज के लिए, प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। कम समय में सिकंदर बनाने का श्रेय दिया जाएगा। इसका नाम है तिरंगा वाली प्रश्नों का सीरीज छपेगा, जिस चैनल का नाम है माँ आर्ट्स जोन। सबकी माँ एक समान, मेरी भी माँ एक समान, आपकी माँ मेरी माँ एक समान। इस तौर पे सबकी माँ को लेकर इस चैनल का नाम रखा गया है, ताकि माँ दुनिया का सबसे कीमती
देखा जाए तो मतलब कीमती चीज़ है, जो माँ एक बार चल जाएगी तो फिर आ नहीं सकती है। इसलिए माँ से प्यार कीजिए और संग संग किताब और माँ सरस्वती से प्यार कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कहीं डाले डाले पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। कहीं सत्य अहिंसा अगर कहीं पे पग पग करता तेरा,